सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम ऐसे टॉपिक तो कोई ख़ास टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर आप समझें तो ये होम्योपैथी का सबसे बेसिक टॉपिक में से एक है। और अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं तो ना आप एक अच्छे प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, ना एक आप होम्योपैथी के एक अच्छे मेडिसिन जो आप कॉन्स्टिट्यूशन जिसके पीछे आप शुरू से पागल हैं, शुरू से उसके पीछे लगे हुए हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन देखें, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को पहचानें। क्योंकि आप बहुत सारे वीडियो देखते हैं आप, और ऐसा भी आप बहुत सारी किताबों में आपने भी पढ़ा, बहुत सारे आपने राइटर्स को भी फॉलो किया, बहुत सारे यूट्यूबर को भी आप फॉलो किए करते होंगे, लेकिन आए एक दवाई धमाके से सुना के आपको चले गए यूट्यूब में। राइटर आप पूरी बुक पढ़ ली, आपको समझ में नहीं आया, किसी को आपने फलाया तो क्योंकि है ये ऐसा कि जो इसके जो बानी थे, इसके जो फादर थे डॉक्टर सैमुअल हनीमन साहब, उन्होंने जो भी लैंग्वेजेस यूज किए, ना तो वो इंग्लिश था ना आपका हिंदी था, तो उनका लैंग्वेज जो उनका वहाँ का लैंग्वेज था उसने उस लैंग्वेज में लिखा, फिर उसका ट्रांसलेशन अलग अलग लैंग्वेजेस में हुआ। तो उनको अब जो चीज़ समझ में आया, आपने उसको किस सिचुएशन में उस वर्ड को ये किया। तो यही है कि होम्योपैथी किसी डॉक्टर के लिए भूल भुलैया है और किसी डॉक्टर के लिए बहुत इजी पड़ जाता है। तो होम्योपैथी में अगर कोई कहता है कि पैथोलॉजी या ये पूरा टोटली सिम्टम पे काम करती है, तो ये भी कहना गलत होगा और ये भी कहना सही होगा कि ये सिम्टम पे काम नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि आप अगर अच्छे डॉक्टर, अच्छे प्रैक्टिशनर होना चाहते हैं या फिर आप हमारे वीडियोस को फॉलो करते हैं, तो आप शायद हमारे वीडियो को देखे भी होंगे। हम सिर्फ एक दिन में, अगर जिस दिन हम पूरा दिन बैठते हैं, 100 से अधिक पेशेंट को देखते हैं, एक सिंगल आदमी सारा मैनेजमेंट करना, ठीक है, और 2-3 स्टाफ हैं वो लोग देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप जैसे ही आएगा, मेरे आपके केस 60%, 80%, 90% केसेस आपके ठीक होने चाहिए। ठीक है, तो एक मेडिसिन होता है कि आप जब इस होम्योपैथी से किसी भी चीज़ को, ठीक है, आप अगर ट्रीटमेंट करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि पेशेंट मेरा ठीक हो, तो आप इस वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहें। आपको सारा चीज़ हम एक डिटेल में यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे कि होम्योपैथी में हम लोग क्या चीज़ है जो मिस कर जा रहे हैं, जो 90% प्रैक्टिशनर है क्या चीज़ जो मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, जिसके वजह से हमको इतनी बुक पढ़ना पड़ता है, फिर हम लोग इतना आगे पीछे, ये क्लास वो क्लास, ऑनलाइन क्लास, यहाँ जाके वो जाके। ठीक है, किसी ने बता दिया कि हमने एक ये होम्योपैथी मेडिसिन से सर दर्द ख़त्म हो गया, आप उसी मेडिसिन को देते रहें, लेकिन आपने कभी ये कोशिश नहीं किया या फिर वो डॉक्टर ने आपको ये नहीं बताया कि इसके काउजेस क्या थे और हमने किस आधार पे दिया। मैं तो कहता हूँ कि लोगों का शुगर इग्नेशिया से भी ठीक होता है, नाइट्रोम्यूर से भी ठीक होता है, एसिड फोर्स से भी ठीक होता है। शुगर ठीक होने की बात कर रहा हूँ मैं, क्यूरेटिव की तरफ कर रहा हूँ, कंट्रोल की तरफ नहीं बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन शर्त यह है कि उसके काउजेस क्या थे, है ना। आप उसके काउजेस को जाएंगे, आप ये आपको पैथोलॉजी को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, आप ये नहीं कि आप आए और ये प्रैक्टिशनर, आपको लगा उसने कहा था हमारे उस्ताद ने कि ये मेडिसिन आपको लिख देना है और फिर उसके बाद इससे हो जाता है। यही वजह कि आप शुरू से आखिर तक आप एसिड फोर्स के पीछे पड़े हैं, आप सिफ्लेंटरा, साइजेजिमा, है ना, जिम्नेमा, फिर मतलब नाना आपके पास यूरेनियम नाइट्रिकम, इंसुलिन, इस मेडिसिनों के पीछे पड़े हैं। ये सारे मेडिसिन सप्लीमेंट है, ये उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। जहाँ पे उनका फॉल्ट है वो की तरफ आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आप जब तक जो बेसिक चीज़ है होम्योपैथी के, ठीक है, आप उस चीज़ को जब तक समझिएगा नहीं, या फिर आप कहीं पे ट्रेनिंग लिए हैं, या फिर आप छोटे प्रैक्टिशनर हैं, या फिर आप प्रे प्रैक्टिशनर हैं, आपने BHMS किया, DHMS किया, या फिर किस तरह का भी कोई कोर्सेस किए हैं, ठीक है, उसके बाद आप आज प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप बेसिक चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है। बेसिक चीज़ क्या है, आपको फिजियोलॉजी समझना है, आप बॉडी के ऑर्गन सिस्टम जो एनाटॉमी वगैरह है, इस चीज़ पे आपको जानना है, आपको बैक्टीरियाज जानना है, आपको फंगीज जानना है, आपको अलगीज जानना है, आपको हर तरह की चीज़ों को आपको जानना ज़रूरी है।
ठीक है। आप सिर्फ ये नहीं है कि एक मेडिसिन आपको, जब आप ट्रीटमेंट करने बैठे तो आप एक मेडिसिन से ही आप उसका ट्रीटमेंट कर दें। कोई ऐसे केसेस होंगे रियरली, ठीक है, जिसका आप जो है यूज करे होंगे। आपके डॉक्टर या फिर आपने जिनसे सीखा होगा या आपके डॉक्टर ने, उसने कुछ सीखा और उसने किसको पहुंचा दिया। मैं एक यहाँ पे छोटा सा जिक्र करना चाहूँगा जो दवाओं का पोटेंसी का सिलेक्शन के बारे में। ठीक है, देखिए पोटेंसी ये तो बात की बात है, ठीक है, कि हेनमन साहब जो भी क्रोनिक माइजम में, जो एफोर्मिज्म में, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में इस चीज़ का चर्चा करते हैं कि मेडिसिन की तादाद क्या होनी चाहिए, तो कम मिकदार होना चाहिए, तो मतलब डोज क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो आप इस चीज़ को पहले अपने स्तर से समझिए, ठीक है। मिनिमम डोजेस किस में है, मदर टिंचर में है या डाइल्यूशन में है। दवाओं का मिनिमम ये नहीं है कि एक बूंद, ठीक है, ये नहीं कि 5 किलो नहीं बल्कि 5 ग्राम, ठीक है। दवाओं का मात्रा आप समझिए, यहीं पे चीज़ है कि इसने अंग्रेजी में जब इसको ट्रांसलेट किया गया, ठीक है, तो ये मैं समझता हूँ कि कुछ अलग ढंग से किया, क्योंकि हम उम्र में छोटे हो सकते हैं लेकिन हमने जो प्रैक्टिस में देखा, हमने जो प्रैक्टिस में पाया, ठीक है, तो दवाओं का मकदार मैं समझता हूँ कि दवाओं का क्वांटिटी बड़े पोटेंसीज में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आप टेनियम में क्योंकि उसमें तो मैं समझ, अब इसीलिए कि बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा है कि 6 CH के या 30 CH के बाद दवाओं का कोई मिलता ही नहीं है, कोई भी मॉलिक्यूल्स उसका मौजूद ही नहीं रहता है जिस मेडिसिन का वो होते हैं, ठीक है, उसमें कोई मेडिसिन होते नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं समझता हूँ कि जो पोटेंसी है मेडिसिन्स का, ठीक है, वो शायद बड़े पोटेंसी में, शायद नहीं बल्कि परफेक्टली मैं कहता हूँ कि बड़े पोटेंसी में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा का मतलब है कि जैसे आपका कोई पोटेंसी 200 पोटेंसी है, तो आप 30 से 200 मतलब यूँ समझ जाइए कि 200 में सबसे कम मात्रा में है, फिर उससे ऊपर जाइएगा उसमें भी कम है, फिर उससे ऊपर जाइएगा 10 CM, MM, DM, ठीक है, आपके पास जो भी पोटेंसी है, ये पोटेंसी में एकदम दवाओं का मात्रा कम है। किसी में तो सिर्फ खाली मॉलिक्यूल, खाली उसके जो फोर्स ही बचे हैं, है ना। आप 30 के बाद ऊपर जाइएगा 200, 200, 1M, 10M, CM, 50M, वो सब जाइएगा तो उसमें सिर्फ लगता है कि उसमें सिर्फ उस मेडिसिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके सिर्फ फोर्स हैं, उसके सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें बाकी सब खत्म हो चुके हैं। मेडिसिन का क्वालिटी यहीं पे से ही गायब हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये है पोटेंसी का मकदार। आप इस चीज़ को अपने से स्तर से समझिए। अच्छा, बात रहा पैथोलॉजी का। अब पैथोलॉजी को हम क्या अंदाज में देखें। होम्योपैथी के बेसिक चीज़ में अगर पैथोलॉजी आपको नहीं आती है तो फिर आप क्या प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सबसे बड़ी सवाल है कि होम्योपैथ प्रैक्टिशनर को अगर आप पैथोलॉजी नहीं आती है तो ये सबसे बड़ी सवाल है। आपको पैथोलॉजी आना चाहिए। आपको पैथोलॉजी नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि आप चीज़ों को समझ नहीं पाइएगा। एक मामूली सा CBC आप उठाइए, CBC में आप क्या देखते हैं, हेमोग्लोबिन देखते हैं। क्या सेलेक्ट करते हैं आप हेमोग्लोबिन को, फेरम फोस की तरफ जाते हैं आप, ना लिसिथिन की तरफ जाते हैं आप, यही चार है, या फिर आप कोई पैटर्न मेडिसिन की तरफ जाते हैं। आप दीजिए इन मेडिसिनों को और फिर उसका रिजल्ट आप रिजल्ट भी तो दीजिए। तो आप हेमोग्लोबिन अगर लो है तो उसके काउजेस की तरफ जाइए। क्या कारण है, क्या लंबे समय तक बुखार रहने के कारण हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन लो आ गया है, या कोई इंजरी है कहीं से उसको ये हो रहा है, कहीं से उसको हेमराइज है जिसके वजह से है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है उसके वजह से है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है उसमें भी आपको हेमोग्लोबिन लो होता है। तो आपके काउजेस की तरफ जाना है। आप सिर्फ एनीमिया समझ करके उसको ट्रीटमेंट नहीं करना है आपको। अगर हेमोग्लोबिन अगर आपका कम हो रहा है तो आप ये मत समझिए कि उसमें फेरम फोस दे देंगे तो ठीक हो जाएगा। फेरम फोस की अलग अलग मैकेनिज्म है, आप लिसिथिन की अलग मैकेनिज्म है, ठीक है, वेनाडियम की एक अलग मैकेनिज्म है,
ये सारे मेडिसिन जो एनीमिया में दी जाती है आप उसी की तरफ जाइएगा, कॉमन मेडिसिन की तरफ आपका मेडिसिन काम नहीं होगा, पैथी बदनाम हो जाएगा। आप समझ में अगर आपको आता है तो आप देखिए क्या उसको फीवर है लंबा समय तक, टाइफाइड है क्या उसको डेंगू वगैरह है हुआ है या फिर नहीं है, कोई इन्फेक्शन है, ठीक है। या फिर उसके अलावा आप अगर जाइएगा तो किडनी में कोई प्रॉब्लम है या यूरिक एसिड बढ़ रहा है, इनका यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो हो सकता है बहुत सारे 90% केसों में देखा गया है कि उसके हेमोग्लोबिन कम होते हैं। शुगर है, कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, उसमें भी उनके जो है हेमोग्लोबिन कम हो रहे हैं। कोई आयरन डिफिशिएंसी है उसमें भी कम हो रहे हैं। तो आपको वो उस मैकेनिज्म की तरफ आप जाइएगा, उसको समझिएगा, तभी आप मेडिसिन का प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आप अंधाधुन कोई भी मेडिसिन, हाँ पेटेंट मेडिसिन क्या है, टेम्पररी रिलीफ है, आपको कोई भी काम नहीं देता है, वो टेम्पररी रिलीफ है, आप किसी भी केस को क्योर नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा देखें, अब उसी का ही पार्ट्स है, WBC काउंट बढ़ा हुआ है, नॉर्मल से बढ़ा हुआ है, आप क्या देखिएगा उसमें, आप उसमें क्या देख सकते हैं, आप यही देखिएगा कि इसको इन्फेक्शन है, नॉर्मल है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे केसों में बच्चों में देखिएगा 25,000 30,000 होता है, 20,000 होता है, न्यूली जो बॉर्न बच्चे होते हैं, आप कन्फ्यूजन हो जाइएगा इतना कैसे है। उतना है कि RBC जब जैसे ही टूटती है तो बच्चों का, उन लोगों का जो है ना WBC काउंट बढ़ता है, उसको नॉर्मल ही माना जाता है, लेकिन आप जानिएगा तब ना। छोटे बच्चों में 20,000 15,000 10,000 अगर रहते हैं न्यूली बॉर्न जो बच्चे होते हैं, तो उसको ये नहीं समझा जाए। हाँ, उस बच्चे में ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं कि जो माँ के सिकम से जैसे बच्चा आया है बाहर, तो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो जेनिटल ऑर्गन के आसपास ही रहते हैं उस समय, तो उनको ये इफेक्ट करते हैं, तो उसके कारण भी हो सकते हैं। तो ऐसे बच्चों में आप CRP कराइएगा तो हमेशा 10 से ऊपर मिलेंगे, हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी, तो आपको पैथोलॉजी जानना है। दूसरी केसेस हम देखेंगे उसी में। आप अगर WBC के एक काउंट अगर आप उसको एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे आपको न्यूट्रोफिल दिखेगा, अगर न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है तो आप क्या समझते हैं, आप उसको ये चीज़ आपको वहाँ से ये आइडिया हो जाना चाहिए कि इसके जो इन्फेक्शन है वो रिसेंटली हुआ है, चाहे वो किसी तरह का भी हो, तो आप वहाँ पे नोसोड की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब नोसोड आपको इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पे देना ही पड़ेगा आपको, या फिर सिंगल डोज का यूज करना ही पड़ेगा। वैसे आपको नहीं लगता है, आप ट्राई करके देखिए, आप यूज करके देखिए बरोनिया को, इकोनाइट को, वो सब केसेस में नहीं आएगा, क्योंकि है। अब मान लीजिए आपको लिम्फोसाइट बढ़ा है, बहुत सारे केसेस में ऐसे होते हैं कि लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ आता है, इसका मतलब इन्फेक्शन 3 दिन से पुराना है, 3 दिन से पहले का है, या लंबा समय तक आ रहा है इनको इन्फेक्शन। तो वहाँ पे आपके लिए एक ही मेडिसिन बनती है कि लिम्फोसाइट किसी भी पेशेंट का अगर बढ़ा हुआ हो तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपका कहीं इसको बैक्टीरियल तो है। बहुत सारे बैक्टीरियल केसेस में न्यूट्रोफिल कम हो जाते हैं, लिम्फोसाइट बढ़ जाते हैं। ये आपके स्ट्रेप्टोकोकस भी हो सकते हैं, स्टोफाइलस भी हो सकते हैं, इंट्रेप्टोकोकस भी होते हैं, क्लैमिडिया भी हो सकते, कुछ भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। दूसरे केसेस आप उसी में देखिएगा, उसमें हाँ एक मेडिसिन बहुत ज़्यादा है, एंटीपायरेजिन, आप नाम भी नहीं सुने होंगे, बहुत बड़ी मेडिसिन है, ईचिंग में भी काम आती है। देखिए जिनका लिम्फोसाइट बढ़ा है आप एंटीपायरेजिन को दीजिए, लेकिन शर्त है कि उससे पहले आप एंटीमाइजम का आप जो नोसोड है उनको यूज करना पड़ता है, क्योंकि नोसोड एक ऐसा हथियार है आपके पास, मैं अभी उसके बारे में बात करूँगा, जहाँ पे एलोपैथी और होम्योपैथी के जो बहुत बड़े कंपैरिजन होते हैं वो इसी चीज़ पे होते हैं कि एलोपैथी के पास एंटीबायोटिक है, आपके पास क्या है। आखिर कोई भी चीज़ है उनको एंटीबायोटिक जैसे ही देते हैं उस चीज़ को एकदम कम करना शुरू कर देता है। आपके पास क्या है, ब्रोनिया, लाइकोपोडियम, सल्फर, इकोनाइट, जल्सीमियम, बेलाडोना, अमोनिया, क्या है आपके पास। तो आपके पास भी एंटीबायोटिक है, वो एंटीबायोटिक आपके नोसोड है। आप क्रॉनिक माइजम क्या चीज़ के लिए आया, क्रॉनिक माइजम क्या चीज़ के लिए आया, उसी चीज़ का तो उन्होंने जिक्र किया वहाँ पे कि आप पेशेंट को, आपके पास मरीज आए उसको 3 कैटेगरी में कीजिए आप,
सोरिक में कीजिए, साइकोटिक में कीजिए, या फिर आप सिफिलिस में कीजिए। आप उसके एंटी माइजम कीजिए, एंटी माइजमेटिक मेडिसिन कीजिए, उसके बाद मेडिसिन चलाइए। हमारे पास जब पेशेंट आता है, हम क्या करते हैं, हम शुरू कर देते हैं केस लेना। मर रहा है बेचारा तरफ तरफ के, पेशेंट दर्द से पागल है। आपको प्रिवेंटिव मेडिसिन तो देना पड़ेगा, आपको मेडिसिन का जो ट्रीटमेंट है उसका ट्रीटमेंट का साइको बदलना पड़ेगा। ये 3 कैटेगरी में आपको रखना पड़ेगा। पेशेंट आया है, अर्जेंट है, एक्यूट कंडीशन है, आपको उसको रिलीफ करना पड़ेगा। अब जैसे भी करें आप, क्योंकि आप फाटक की बुक को अगर पढ़िएगा, फाटक की आप मैट्रिया मेडिका या फिर उसकी रिपोर्टरी देखिए, सारे एक्यूट केसेस आपको फाटक से सॉल्व करवा देंगे, क्योंकि उसने ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को वहाँ पे उन्होंने उसकी रिपोर्टरी में उस चीज़ को मेंशन किया है। अगर आप उसको बढ़िया से देख लेते हैं तो आप, मगर शर्त यह है कि आपको समझ में आना चाहिए। जो फाटक साहब ने जो भी रूब्रिक लिखे हैं वहाँ पे मेडिसिन के, उसको आप उसी से देख सकते हैं। तो आप एट ए टाइम सबसे पहले उसको रिलीफ कीजिए, फिर अगर कोई पेशेंट है तो उसको आप प्रिवेंटिव जो मेडिसिन है वो दीजिए, उसके बाद क्यूरेटिव मेडिसिन आप दीजिए उसको। ये नहीं आया तो उसके बाद उसका आप हिस्ट्री 5 घंटा से उसका क्लासेस लेते हैं और क्लास ख़त्म होने के बाद 10 ठो उसको जो है ना आप पकड़ा दिए पेटर्न मेडिसिन, है ना, 4 आपका मदर टिंचर, 5 आप पकड़ा दिए डाइल्यूशन, खाते रहिए पूरा दिन। उसको भी कुछ दिन के बाद लगने लगेगा कि हमको हो गया है बहुत बड़ा बीमारी और क्योर होने वाला नहीं है। पेशेंट को ऐसे ही मेंटेलिटी आप बीमार कर दिए। तो कहने का मतलब है, आपके पास पेशेंट आता है उसको 3 कैटेगरी में आप रखिए पेशेंट को। अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं तो आप उसको 3 माइजमेटिक में बांटिए, ठीक है। पेशेंट क्या है, एक्यूट है, सब एक्यूट है, क्रॉनिक है। एक्यूट है तो आपको सोरा में रखिए, सब एक्यूट है तो आप उसको साइकोटिक में रखिए, क्रॉनिक है तो आप उसको सिफिलिस में रखिए, ठीक है। उसके बाद आप उसी तरह का नोसोट को यूज कीजिए, आप उसी तरह के नोसोट को यूज कीजिए और मेडिसिन दीजिए। आपको मिनटों में फ़ायदा दिखेगा होम्योपैथी में। ऐसे नहीं है कि ये क्योंकि इसका जब जिस समय ये हुआ था, इसका जब फाउंडेशन हुआ था, इस पैथी का जब उदय हुआ था, तो उस समय भी यहाँ पे इमरजेंसी, जब डिप्थीरिया हो रहा था यहाँ पे गले में, तो उस ज़माने में यहाँ पे ब्लड काट के निकालना पड़ता था एलोपैथी सिस्टम में। उस समय हैनमन साहब ने इस पैथी को ईजाद किया था ताकि गला काटना ना पड़े, ब्लड को निकालना ना पड़े यहाँ से। तो आप पहले बेसिक, आप अगर एज ए डॉक्टर, एज ए प्रैक्टिशनर होम्योपैथी कुछ सीखना चाहते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो में अपना कमेंट दे सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसी से रिलेटेड वीडियोस आपके पास डालें। ऐसा नहीं है कि हम लोग भी स्ट्रगल नहीं किया, हम लोग भी बहुत सारे लोगों को पढ़े, इधर की क्लासेस लेना, उसकी क्लासेस लेना, वहाँ पे वर्कशॉप, यहाँ पे वर्कशॉप, वो क्लास रहा है, वो क्रैश कोर्स करा रहा है, इसकी बुक, उसकी बुक, बनर्जी की बुक मेरे पास पकड़ा हुआ है। 1200-1800 रुपये में एक बुक आती है बनर्जी प्रोटोकॉल का, आप यूज़ करके देखिए। कोई बोलिएगा तो हम उसका फ़ोटो भी कभी लगवा देंगे, कभी और वीडियोज़ में, सबका है मेरे पास पढ़ा हुआ। तो हमने सबका यूज किया, वही घुसा पीटा सा बात, वही माइजम का थ्योरी इस तरह से देते हैं कि ना हमको समझ में, वो तो हमको लगता है उनको ही समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, उन्हीं लोगों को समझ में नहीं आया होगा जो जो इस तरह के बुक लिखे। हम लोगों को तो क्या समझ में आएगा, हम लोग तो आम आदमी हैं, जो लिखे उसको ही समझ में नहीं आया होगा कि माइजम का डिफिनेशन कैसे करें। उसको जो समझ में आया, क्योंकि वो लोग देखिए हाई फाई ऑफिस में बैठा, हाई फाई कॉलेज में पढ़ा, उसने देखा ही नहीं प्रैक्टिकल में आके कि गाँव देहात में क्या माइजम है, ठीक है। यहाँ के लोग आपको जो सल्फर का दिखेंगे वो नाइट्रिक एसिड का भी हो सकते हैं। आप कैलकेरिया का पेशेंट को आप नाइट्रम फोस के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे भी लोग हमको दिखे जो है तो कैलकेरिया का आपके, लेकिन बातें करते हैं नाइट्रम फोस की तरह, बातें करते हैं आपका नाइट्रम सल्फ की तरह, ठीक है। दिखेंगे वो आप कैलकेरिया आयोड के, मगर पेशेंट है वो फास्फोरस के। कन्फ्यूजन है, आप प्रैक्टिकली नहीं आइएगा, आप जानिएगा नहीं बेसिक चीज़ों को। तो होम्योपैथी में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है डॉक्टर को समझने के लिए।
बुखार के केसेस हैं, 10 मिनट नॉर्मल से बुखार को या फिर एक घंटे में सेटल करते हैं मेरे क्लिनिक में। बुखार हम यहाँ से उतार के भेजते हैं बच्चों को। ये नहीं है कि 50 मेडिसिन हम देते हैं, कोई पेटेंट मेडिसिन देते हैं, नहीं, सिम्टम देखते हैं हम, ठीक है। और 40% फीवर तो हम फेरम फोस का जो है ना 30 पोटेंसी 2-3 डोज देते हैं, लेकिन शर्त है कि उससे पहले हम एंटीमाइजेमेटिक मेडिसिन यूज करते हैं, उससे पहले हम नोसोट का यूज करते हैं। और 60-70 केसेस सिर्फ मेरे फेरम फोस से ठीक होते हैं बुखार के, क्योंकि मैंने एक वीडियो में मैंने फेरम फोस का किया था कि 12-14 मेडिसिन का वो जमा है, जहाँ बेलाडोना आपको दिखेगा, जहाँ पे आपको जल्सीमियम दिखेगा, जहाँ पे आपको और भी इकोनाइट का दिखेगा, आपको आर्नी का दिखेगा, आपको बेलिस का दिखेगा, तो फेरम फोस अकेला मेडिसिन काफ़ी है। तो कहने का मतलब है कि आप उटपटांग इधर उधर की चीज़ें नहीं, आप जिस चीज़ के फील्ड के हैं आप उस पर ये कीजिए, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि होम्योपैथी का एक एक सिस्टम को, ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल में एक सिस्टम को मैं खोल के रख दूँ, जो आम आदमी इसको समझे, जो प्रैक्टिशनर है उस चीज़ को समझे, ठीक है, और उस चीज़ पे अमल करें और सही ढंग से लोगों को ट्रीटमेंट दें, ताकि इस पैथी का फलाह बेहूदी हो, ठीक है। और मैं तो सिर्फ डिलीवरी छोड़ के हर तरह के इमरजेंसी को भी डील कर लेता हूँ। हमारे पास वैसे पेशेंट आ जाते हैं, मान लिए अब जैसे पैरालिसिस के पेशेंट हैं, विदिन आवर अगर आ जाता है तो उसको 24 घंटे में ठीक कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप कास्टिकम देते बैठ गए, जल्सीमियम देते बैठ गए, नक्स भूमिका खिलाते रह गए आप। बस यही है कि आपको बेसिक चीज़ को समझना है, आपके मैकेनिज्म को समझना है, बॉडी का क्या मैकेनिज्म है और मेडिसिन का क्या मैकेनिज्म है, और दोनों का काम किस तरह से और कैसे बॉडी को इसका सप्लाई दिया जाता है, ताकि आपके ऑर्गन एक सिस्टमेटिक चले और उसके सारे जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है वो ख़त्म हो जाए। ये ज़रूरी है कि होम्योपैथी में कुछ रूल हैं, रेगुलेशन है। बहुत सारे डॉक्टर हैं, क्या रूल रेगुलेशन लेके चलते हैं, एट ए टाइम एक मेडिसिन देते हैं। मैं आज तक कोई डॉक्टर नहीं देखा, आप देखते होंगे तो मुझे भी एक कमेंट कर सकते हैं मेरे वीडियो पे, और एक ही मेडिसिन से वो बंदा ठीक हुआ हो, ठीक है। अगर कोई भी बंदा, कोई भी डॉक्टर ऐसे आपको दिखे होम्योपैथी के जो कहते हैं कि एट ए टाइम एक मेडिसिन हमने दिया उसी से उसको ठीक होगी, ठीक है, वो भी सस्पेंस में होंगे, एक से ज़्यादा मेडिसिन लिखते होंगे, चाहे वो OSS के नाम पे लिखे या फिर आपको अलग कुछ खांसी सर्दी के नाम पे लिखे, क्योंकि वो भी सस्पेंस में होते हैं। कि होम्योपैथी एक भूल भुलैया है, होम्योपैथ को समझना, होम्योपैथ को ट्रीट करना एक अलग है। तो ये था आज का वीडियो, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।